नमस्कार। आज हम एक खास उपन्यास के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। प्रेम शंकर चरडाना का सरकारी चाय के लिए। जी। ये अंश हमें ले जाते हैं कोटा जैसे शहरों में उन युवाओं की दुनिया में जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, मतलब ये एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदें, उनके दबाव, उनकी हकीकत, उसका आईना है। हाँ, हमारे पास अटल, माधवी, अमीश, मार साहब जिनका असली नाम राधेश्याम है, और लोकेश जैसे किरदारों के जीवन से जुड़े कुछ हिस्से हैं। ये हमें उस माहौल को समझने में मदद करेंगे जहां लाखों युवा एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में जुटे हैं। सही। अपनी जवानी के कई कई साल लगा देते हैं। सही। तो आज का मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि किरदारों के अनुभव, उनके संघर्ष, छोटी बड़ी खुशियां, निराशाएं, इनके पीछे के मतलब समझना है। हाँ, बिल्कुल। ये अंश तैयारी के इस सफर और इसमें जुड़े जो इंसानी जज्बात हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो एकदम जोरदार तरीके से सामने आती है वो है ये सरकारी नौकरी का आकर्षण, एक जुनून सा। हाँ, ये तो है। ये इन स्रोतों में साफ झलकता है। बिल्कुल। जैसे अटल के पिता हैं नरसिंह जी, उनका तो मानना है कि बस सरकारी नौकरी लग जाए फिर जिंदगी की सारी मुश्किलें हल। हाँ, ये एक तरह से हमारे समाज के एक बड़े हिस्से की सोच दिखाता है ना। एकदम। वो जो एक बात है ना, चाहे एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, ये सोच सिर्फ उनकी नहीं, लाखों माँ बाप की है। सही कहा। और ये सिर्फ सपना नहीं है, ये एक भारी उम्मीद का बोझ भी है, बहुत ज्यादा। उपन्यास का समर्पण भी इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा। हाँ, उन सपनों के नाम जो गांव की पगडंडियों से निकलकर शहर की भीड़ में खो जाने का जोखिम उठाते हैं। नरसिंह जी का अटल पर पूरा जोर लगाना ये दिखाता है कि ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये परिवार का मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ बन जाता है। हाँ, मतलब मृत्युवत आकांक्षाएं और सामाजिक उम्मीदें एकदम उलझ सी जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसी में एक और पहलू भी है। क्या? अमीश के पिता का जिक्र आता है, जिनकी केदारनाथ यात्रा में मृत्यु हो गई थी। ओह। स्रोत बताते हैं कि वो आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर देते थे। अच्छा, तो मतलब दो अलग अलग तरह की पेरेंटिंग दिखती है, एक सुरक्षा वाली, दूसरी आत्मनिर्भरता वाली। हाँ, बिल्कुल। और ये सरकारी नौकरी का सपना जो है ना, इसकी एक कीमत होती है। और स्रोत हमें इसकी झलक दिखाते भी हैं। मार साहब का किरदार राधेश्याम, वो शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे? वो सालों साल तैयारी में लगे रहते हैं। पहले शिक्षक भर्ती, फिर RAS, मतलब राजस्थान प्रशासनिक सेवा। हाँ, राज्य की बड़ी परीक्षा है। जी। और उनकी उम्र 40 पार हो जाती है, लेकिन सफलता मिलती नहीं। 40 पार, ये तो बहुत मार्मिक है। और फिर लोकेश मीणा की कहानी भी है। उसके पिता ने कर्ज लिया था। हाँ, IIT कोचिंग के लिए कोटा भेजा था। जी, भारत के जो टॉप इंजीनियरिंग संस्थान है। लेकिन फिर पिता ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। हे भगवान, ये तो सिर्फ त्याग नहीं, ये तो त्रासदियां हैं। वही तो। इस रास्ते पे ऐसी कहानियां बिखरी हुई मिलती हैं। और इन स्रोतों में RAS के अलावा IAS का भी जिक्र है। हाँ। और शिक्षक भर्ती का भी। हाँ, IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर शिक्षक भर्ती में 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, रीट, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, इन सब का बार बार जिक्र आता है। ये सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं है, ये उन ऊंचे लक्ष्यों और उस गला काट कंपटीशन के प्रतीक हैं जिसका सामना ये युवा करते हैं। सही। लेखक भूमिका में लिखते भी हैं कि ये कहानी सिर्फ कलेक्टर बनने वालों की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की है जो हर साल इस दौड़ में शामिल होते हैं, जिनके हिस्से में अक्सर गुमनामी ही आती है। ये बात सोचने वाली है। अच्छा, यहाँ कोटा शहर वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे वो खुद एक किरदार है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। कोटा सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, वो इन युवाओं की जिंदगी को मतलब सक्रिय रूप से ढालता है। स्रोत हमें दिखाते हैं कोटा जंक्शन की वो भीड़ जब अटल पहली बार शहर में कदम रखता है। वो खचाखच भरी रेल के डिब्बे, हाँ, शायद वो आने वाले संघर्ष का ही प्रतीक थे। हो सकता है। फिर केशुपुरा सर्कल का जिक्र है, जहां अटल शायद सेल्फी लेता है। अभ्युदय क्लासेस जैसे कोचिंग सेंटर हैं जो एक तरह से उम्मीदें बेचते हैं। और वो रहने की जगहें, वो छोटे छोटे किराए के कमरे, उनका जिक्र कैसा है? देखिए, स्रोत इन कमरों की असलियत को बिना किसी लाग लपेट के दिखाते हैं। अटल और अमीश जब कमरा ढूंढते हैं, हाँ, तो उन्हें मुश्किल से 8 बाय 12 फीट का एक कमरा मिलता है। बस 8 बाय 12। हाँ, सोचिए, 2 युवा उस छोटी सी जगह में अपनी पूरी दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक खिड़की है, बाहर कपड़े सुखाने की रस्सी बंधी है। हम्म। ये छोटी छोटी बातें उस सीमित और संघर्ष भरी जिंदगी को दिखाती हैं। ये कमरे सिर्फ कमरे नहीं है, ये उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी सीमाएं दोनों के प्रतीक है। और पैसों की तंगी, वो तो जैसे हर तरफ महसूस होती है। हाँ, वो तो जैसे एक परमानेंट साथी है। लोकेश का वो सीन याद है, चाय वाले के यहाँ उसका ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाता है। हाँ हाँ, वो मैसेज आता है, द मनी इन योर अकाउंट इज नॉट इनफ। बिल्कुल। वो शर्मिंदगी, दोस्तों से नजरें चुराना, ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये इज्जत पे चोट है। सही बात है। इसी तरह अटल का अपने पिता से फीस के लिए पैसे मांगना और पिता का मुश्किल से इंतजाम करना, ये उस आर्थिक दबाव को दिखाता है जो इन छात्रों और उनके परिवारों पर लगातार रहता है। यहाँ तक कि रोज का सफर भी मुश्किल है। वो बसों वाली बात। हाँ, सिटी बसें कैसे ठसाठस भरी होती हैं, उनमें सफर करना भी एक जंग लड़ने जैसा है। ये माहौल वाकई मुश्किलों से भरा है, पर जैसा आपने पहले कहा था, इंसानियत भी इन्हीं मुश्किलों में पनपती है। दोस्ती का क्या रोल है यहाँ? दोस्ती यहाँ सिर्फ साथ नहीं है, वो एक जरूरी सहारा है, सपोर्ट सिस्टम है। अटल और अमीश का रिश्ता इसका अच्छा उदाहरण है। साथ कमरा ढूंढना, साथ रहना, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना। हाँ। स्रोत दिखाते हैं कि छात्र कैसे मिल बांटकर खाना बनाते हैं, कोई बीमार पड़ जाए तो उसका ख्याल रखते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही शायद उस अकेलेपन और दबाव को कम करती होंगी। बिल्कुल। मार साहब के साथ चाय पर जो चर्चाएं होती हैं, वो भी इसी का हिस्सा है, जहां अनुभव शेयर होते हैं, भले ही वो कड़वे क्यों ना हो। और शिक्षकों की भूमिका, क्या वो सिर्फ सिलेबस पूरा कराते हैं या कुछ और भी? शिक्षकों की भूमिका भी मतलब कई तरह की है। एक तरफ निरंजन सर जैसे शिक्षक हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र करते हुए शायद वीरता का संदेश देना चाहते हैं। आलोक सर हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, वो छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए कविताओं का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे श्रीवास्तव की कविता मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, वो राजस्थानी लोकगीत गोरबंद नखरालो गाकर माहौल हल्का करते हैं। वाह। हाँ, और वो प्रेरित करते हैं, कहते हैं जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये शिक्षक एक तरह से मेंटोर बनने की कोशिश करते हैं। ये तो अच्छी बात है। और दूसरी तरफ मार साहब। हाँ। मार साहब शिक्षक तो नहीं है, पर वो अपने अनुभव से सिखाते हैं। उनका नजरिया ज्यादा यथार्थवादी है, शायद थोड़ा निराशावादी भी। वो किताबी ज्ञान से हटकर जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां बताते हैं, जो शायद कोचिंग सेंटर वाले नहीं बताते। तो मतलब दो तरह का गाइडेंस मिल रहा है, एक मोटिवेट करने वाला, दूसरा जमीन पर लाने वाला। हाँ, कुछ ऐसा ही। चलिए अब किरदारों की अपनी अपनी यात्राओं पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। अटल जो कहानी के सेंटर में लगता है, उसकी यात्रा कैसी दिखती है इन हिस्सों में? अटल की यात्रा एक आम युवा की उलझनों को और उसके विकास को दिखाती है। शुरू में हम उसे हैंगिंग ब्रिज पर माधवी से मिलते हुए देखते हैं और वो काफी निराश लगता है। हाँ, वो कहता है ना कि हारना जीतना मेहनत से नहीं किस्मत से होता है। बिल्कुल, ये उसकी हताशा दिखाता है, शायद सिस्टम पर अविश्वास भी। लेकिन फिर माधवी से उसका रिश्ता बनता है, जो उसकी जिंदगी में एक नया रंग लाता है। वो लगातार पिता की उम्मीदों के दबाव, अपनी महत्वाकांक्षा और इस नए रिश्ते के बीच मतलब संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखता है। और समय के साथ उसमें बदलाव भी आता है। हाँ, लगता है कि वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। और माधवी, क्या वो सिर्फ अटल की लव इंटरेस्ट है या उसका अपना भी कोई वजूद है कहानी में? नहीं, माधवी सिर्फ एक सहायक किरदार नहीं है। स्रोत बताते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी है, होशियार है, बीएड कर रही है। अच्छा, बैचलर ऑफ एजुकेशन। जी, शायद वो भी 2nd ग्रेड टीचर भर्ती की तैयारी कर रही है। वो थोड़ी रिजर्व्ड जरूर है, लेकिन अटल के लिए उसकी भावनाएं साफ हैं। उनका रिश्ता कोटा के उस दबाव भरे माहौल में ही पनपता है। चोरी छिपे मिलना, मैसेज करना। ये रिश्ता एक तरफ ताजगी लाता होगा, दूसरी तरफ शायद ध्यान भी बटाता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे निजी जिंदगी और तैयारी का लक्ष्य एक दूसरे से टकराते हैं। ये अपने आप में एक चुनौती है। और अमीश की कहानी, उसमें क्या खास है? अमीश की कहानी संघर्ष और हिम्मत की मिसाल है। पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हो जाना, आर्थिक तंगी से जूझना और फिर आरएएस परीक्षा तक पहुंचना। लेकिन वहां भी एक बड़ी मुश्किल आती है, अंग्रेजी भाषा। ओह हाँ, ये तो बहुत से हिंदी मीडियम छात्रों की दिक्कत है। जी, स्रोत बताते हैं कि उसका इंटरव्यू अंग्रेजी में अच्छा न होने के कारण वो अटक जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, अगले प्रयास में सफल होता है। अच्छा।
हाँ, उसकी सफलता उन लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद है जो मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन हर कहानी का अंत इतना सुखद नहीं होता। मार साहब की कहानी हमने पहले जिक्र किया, पर उनके संघर्ष की गहराई क्या है? मार साहब यानी राधेश्याम की कहानी शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली है। सालों की मेहनत, एक के बाद एक परीक्षाओं में असफलता, उम्र 40 पार, और पारिवारिक दबाव भी था शायद। बहुत ज्यादा। स्रोत में उनकी पत्नी सुनीता के साथ फोन पर हुई बातचीत का जिक्र है। उससे पता चलता है कि कितना दबाव है, कितनी उम्मीदें हैं उनसे। और फिर वो पल आता है जब RAS मेंस का रिजल्ट आता है। उसका रोल नंबर 342163 लिस्ट में नहीं होता। वो दृश्य कैसा है, उसे कैसे बताया गया है? स्रोत उसे बहुत बहुत मार्मिक ढंग से दिखाते हैं। उसका देर रात छत पर अकेले जाना, फूट फूट कर रोना। फिर कमी कहाँ रह गई? उसका वो कहना, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये एक इंसान का पूरी तरह से टूट जाना है। हाँ, ये दिखाता है कि जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो असफलता सिर्फ एक नतीजा नहीं रहती, वो आपके अस्तित्व का संकट बन जाती है। ये उस सिस्टम पर भी सवाल उठाता है जो सफलता को इतना ज्यादा महत्व देता है कि असफलता जीने लायक नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही। और लोकेश मीणा की कहानी, उसमें भी तो त्रासदी और संघर्ष है। हाँ। लोकेश की कहानी भी कम मार्मिक नहीं। पिता की आत्महत्या का वो भयानक बोझ, गरीबी, IIT में फेल होने के बाद ITI, फिर BA करना, सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान वो पैसों की तंगी जिसका जिक्र हमने किया। लेकिन उसकी कहानी में अंत में सफलता है। अच्छा। हाँ, स्रोत उस दिन का जिक्र करते हैं जब उसका रिजल्ट आता है और सब कुछ बदल जाता है। उसकी सफलता दिखाती है कि तमाम मुश्किलों और त्रासदियों के बाद भी उम्मीद बाकी रह सकती है, मेहनत रंग ला सकती है। तो यानी ईश्वर लोकेश की सफलता कहानी को एक संतुलन देती है। हाँ, एक जरूरी संतुलन। तो ये रिश्ते, दोस्ती, प्यार, पारिवारिक तनाव, ये सब तैयारी के सफर को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या ये सिर्फ बैकग्राउंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिश्ते कहानी की आत्मा है। ये तैयारी को मानवीय बनाते हैं। अटल और अमीश की दोस्ती दिखाती है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा कितना जरूरी है। हमें अटल और माधवी का प्यार दिखाता है कि कैसे इतने कठोर माहौल में भी कोमल भावनाएं पनप सकती हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान भटकाने का कारण भी बन सकता है। सही। मार साहब और सुनीता का रिश्ता, वो लंबी दूरी, आर्थिक दबाव और लगातार असफलता के बोझ तले दबे रिश्ते की एक तस्वीर है। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि ये यात्रा सिर्फ किताबों और नोट्स की नहीं है। ये एक गहरी भावनात्मक और व्यक्तिगत यात्रा है जहां रिश्ते आपको बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इन अंशों में खुशी और निराशा के पल कैसे आते जाते रहते हैं, एक के बाद एक? बिल्कुल, एक रोलर कोस्टर जैसा है। एक तरफ अमीश और लोकेश की सफलता की खबर है, दोस्तों का जश्न है। हाँ। स्रोत जयपुर में एक युवा लेखिका रजनी शर्मा को उनकी किताब अल्हड़ सा लड़का के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिलने का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, ये क्यों? शायद ये दिखाने के लिए कि सफलता के और भी रास्ते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं। ये एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, और दूसरी तरफ अटल की वो शुरुआती निराशा, हैंगिंग ब्रिज वाली, और फिर मार साहब का वो टूटना जो निराशा का चरम है। ये उतार चढ़ाव जिंदगी की हकीकत को दिखाते हैं। क्या कुछ खास दृश्य हैं जो किरदारों के अंदर की उथल पुथल को सामने लाते हैं? हाँ, कई दृश्य बहुत शक्तिशाली हैं। मार साहब का रिजल्ट के बाद छत पर रोना, जैसे हमने बात की। लोकेश का पेमेंट फेल होने पर वो शर्मिंदगी। अटल का लगातार माधवी के साथ बिताए पलों और पढ़ाई के बोझ के बीच संतुलन बनाने का संघर्ष। हाँ। एक दोस्त अजय की शादी में जाना और वहां अटल का जीवन, रिश्ते, करियर, भविष्य, इन सब पर सोचना। ये सब पल किरदारों के अंदर जो चल रहा है उसे सतह पर लाते हैं। ये दिखाते हैं कि बाहर से शांत दिखने वाले ये छात्र अंदर से कितने बेचैन हैं। एकदम। इस भारी तनाव से निपटने के लिए ये किरदार क्या करते हैं? स्रोत क्या दिखाते हैं? स्रोत कुछ तरीके दिखाते हैं जिनमें से कुछ शायद उतने स्वस्थ नहीं हैं। जैसे दोस्तों के साथ कभी कभी पार्टी करना, बियर पीना। एक सीन में गुप्ता, मार साहब, अमीश और अटल ऐसा करते हैं। कुछ छात्रों का सिगरेट पीना, जैसे गोल्ड फ्लेक ब्रांड का जिक्र है। हाँ, हालांकि लोकेश खुद कहता है कि यह हानिकारक है। हाँ, मार साहब का शराब पीना भी, वो उसकी निराशा और शायद पलायन की प्रवृत्ति को दिखाता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव तरीके भी होंगे। हाँ है। शिक्षकों की वो कविताएं और गीत, जैसे आलोक सर वाले,
वो तनाव कम करने और प्रेरणा देने का काम करते हैं। सही। माँ साहब की दार्शनिक बातें भले ही कड़वी हों, पर वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं, एक अलग नजरिया देती हैं। और सबसे बढ़कर दोस्तों का साथ, एक दूसरे से बात करना, ये शायद सबसे बड़ा सहारा है। तो कुल मिला के सरकारी चाय के लिए क्या ये अंश हमें क्या सिखाते हैं या किस ओर सोचने पर मजबूर करते हैं? देखिए, ये अंश हमें उस बेहद कठिन, जटिल और भावनात्मक यात्रा की एक गहरी अंदरूनी झलक देते हैं जिससे भारत में लाखों युवा हर साल गुजरते हैं। ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने और परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है। ये उम्मीदों के पहाड़, सामाजिक दबाव की चक्की, व्यक्तिगत त्याग की अनगिनत कहानियां, दोस्ती की गर्माहट, प्यार की उलझने और असफलता की गहरी अंधेरी खाइयों की मिलीजुली दास्तान है। ये किरदारों के जरिए एक पूरे इकोसिस्टम को दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाते हैं कि हर सफल या असफल उम्मीदवार हर रोल नंबर के पीछे एक जीता जागता इंसान है। उसकी अपनी कहानी है, अपने संघर्ष हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपने रिश्ते हैं जो इस पूरी यात्रा को बनाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है जिन्हें हम अखबारों में पढ़ते हैं। बिल्कुल। ये हमें उस मानवीय कीमत पर सोचने को मजबूर करते हैं जो समाज सुरक्षित भविष्य के नाम पर वसूलता है। जाते जाते एक विचार हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। जी। इन स्रोतों में सरकारी नौकरी को जिस तरह एक सामाजिक जुनून की तरह दिखाया गया है, उसके पीछे छुपी भारी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कीमत के बारे में सोचिए। कोटा जैसे शहरों के उन लाखों किराए के कमरों में जिनकी दीवारें शायद अनगिनत अनकही कहानियों की गवाह हैं, हर रोज कौन सी अनदेखी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। और सफलता की ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़, ये समकालीन भारत में महत्वाकांक्षा, सपनों के मोल और सफल होने के अथाह दबाव के बारे में आखिर क्या कहती है?